जय हिंद। देखिए आज का फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, फंडामेंटल मतलब मूल रूप से जो मेन हमारी मूल रूप से जो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी वो बल है हमारे प्रकृति में। ठीक है, तो चार ऐसे मूल फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए। ठीक है, आपके हायर क्लासेस चाहे जिस क्लास में हो, ये हर क्लास के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, चार फंडामेंटल फोर्सेस है। उसमें से कौन कौन सा है? पहला जो फंडामेंटल फोर्सेस है, लार्ज स्केल फेनोमेना जो हर जगह वही कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं आकाश में जो लार्ज स्केल पे फेनोमेना होता है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स करती है। तो इसका पहला कौन सा टाइप फोर्स हो गया? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम वन बाय वन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। तीसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और जो चौथा होता है, वो होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को प्रबल नाभिकीय बल, और वीक को कमजोर नाभिकीय बल। ठीक है, ये हिंदी में इसको कहते हैं। इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिससे ये पूरा यूनिवर्स, हर एक चीज़ जो भी मैटर से बना है, एटम से बना है, जो भी है, इन्हीं 4 बल मूल हैं जो कि हमें मूल रूप से पता है। मतलब जितने भी चीज़ हैं, जिसका भी जो भी कारण होता है, हर चीज़ का जो कारण होता है ना, रीज़न, उन सब का रीज़न ये 4 फोर्स हैं। ठीक है, ये 4 फोर्स हैं। बाकी के जो हम फोर्स पढ़ते हैं वो एक्चुअल में वो उसके ऊपर की ही बात होती है, मतलब वो उसके ऊपर होता है। अभी देखिए, सबसे जो पहला होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल वो एक ऐसा बल है जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है। ठीक है, जिसके अंदर मास है, जैसा कि एक एग्जांपल दूं, हमारा अर्थ, ठीक है, और हमारा मून। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैंने लिया अर्थ और मून को, तो इनके अंदर मास है, अपना मास। ठीक है, तो इनके अगर कुछ मास है तो ये एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, जो फोर्स लगता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण है, ये हर जगह काम करता है। हर जगह मतलब ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेके बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट तक के सबके लिए लागू होता है। पूरे यूनिवर्स में हर जगह ग्रेविटेशनल है। अगर मैं मार्कर की बात करूं तो इसके अंदर भी अपनी क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। लेकिन हमें ये एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है हमारी आम जिंदगी में, क्योंकि उसका कारण होता है कि जो हमारा अर्थ है इस टाइम पे अभी, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके कंपेयर में वो विजुअल नहीं होती। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल बल 2 ऑब्जेक्ट के बीच जिसके अंदर मास है, 2 ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये हो गया 2 ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये इसके पास भी मास है m1, ये है m2। ठीक है, g इसके अंदर ग्रेविटी है, दोनों के अंदर। तो इसके बीच के जो होगा, इसका जो फोर्स होगा उसे हम, मतलब जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा इन दोनों के ऊपर, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी इसके ऊपर अपना बल लगाएगा, ये भी इसके ऊपर। डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है। ओके, देखिए जितने भी ग्रेविटेशनल के जितने भी होंगे न्यूमेरिकल, वो सब मास के अकॉर्डिंग लगते हैं कि जो भी उसका मास होगा उस अकॉर्डिंग उसका
ग्रेविटेशनल फोर्स हो। ठीक है, अभी देखिए एक एग्जाम्पल क्या है। अगर मैं इस मार्कर को नीचे छोड़ता हूँ तो ये नीचे जाता है, देखिए अपने आप नीचे जा रहा है। आप कोई भी चीज़ देखेंगे जो आसमान से नीचे आता है, ठीक है, जो भी ऊपर से फॉल होता है, ठीक है, तो वो नीचे ही आता है, फ्री फॉल कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो रही है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्ट हो रही है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, इनके द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया गया था। अभी देखिए जो दूसरा फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ये जो फोर्स है ये एटॉमिक चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, मतलब एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक स्केल की बात हो रही है, जो एटम के लेवल पे, ठीक है, वहां तक ग्रेविटी क्या था, ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट तक के काम करता था, ठीक है। तो जो एटॉमिक चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बीच के जो फोर्स होते हैं वो होते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वहां पे लगने वाला जो बल है वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है एटॉमिक लेवल पे होता है, तो एटॉमिक से ही तो हर चीज स्ट्रक्चर बना है, जितने भी सब स्ट्रक्चर बने हैं, चाहे हर सबस्टेंस, हर एलिमेंट के जितने भी ले लीजिए, उसके जो स्ट्रक्चर है उसका बिहेवियर क्या होने वाला है, क्या प्रॉपर्टी होगी, वो कौन डिसाइड करता है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है जो उसके स्ट्रक्चर को, एटम के साइज को, ठीक है, वो कैसा होने वाला है, उस एटम कितना बड़ा होगा कि छोटा होगा, वही डिसाइड करता है, ठीक। वैसे इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों रखा गया आपको पता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है कि चार्जेस इन मोशन, जब चार्जेस मोशन में हो जाएंगे, चार्जेस इलेक्ट्रॉन, जब चार्जेस में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चार्जेस इन मोशन, चार्ज जब मोशन में होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना कि चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मोशन में होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल ऊपर फोर्स लगाता है, और ये पार्टिकल जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दोनों बात को समझिए ध्यान से, जब ये मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं बना है तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों देखिए इतना रिलेटिव है, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए यानी कि हमने समझा कि जो इलेक्ट्रिक है और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जिसने नहीं देखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वहाँ पे है क्लास 10 का, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स था कि वो लार्ज स्केल पे भी एक्ट करती है, ठीक है, बड़े बड़े जो फेनोमेना वहाँ पे एक्ट होता है, इसी हिसाब से इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लार्ज स्केल पे काम करती है, ठीक है, बड़े बड़े स्केल पे भी ये काम करते हैं। बड़े स्केल पे कहने का मतलब है ये कोई छोटा इसका रेंज नहीं है, रेंज की बात हो रही है, मतलब ये इतने से छोटे से जगह पे नहीं होता है कि इतने में ही इसका रेंज होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ध्यान देने बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपेरिजन में, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण की तुलना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो समझ लीजिए कि अगर ग्रेविटी इस पे इंटरैक्ट होती है चार्ज पार्टिकल से, तो चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चार्ज पार्टिकल, तो कभी एक एटम का स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं पाता, एक एटम कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो या तो अट्रैक्ट कर सकता है चीज़ों को या रिपेल भी कर सकता है, एटॉमिक स्केल की बात करें, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट भी होता है, उसमें रिपल होता है, दोनों सिचुएशन है। लेकिन जो ग्रेविटी है वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है, रिपल्सन नाम को कोई चीज़ ही नहीं है ग्रेविटी में। जानते हैं ना ग्रेविटी हर चीज़ को खींचती है, तो वहाँ सिर्फ एक ही हुआ पॉजिटिव खींचना, यानी कि अट्रैक्शन, ओके। अभी देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं और ध्यान दीजिए, यहाँ पे राहत की बात यह है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मैंने बताया, और ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, तो ये हम जाने कि एटम के स्केल पे होता है, सारे मैटर जितने बने एटम से बने हैं, तब तो ये बताइए डोमिनेट नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट ऐसा नहीं है।
जितने भी मैटर है वो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, सब न्यूट्रल, जीरो चार्ज, कोई मतलब फोर्स नहीं रहता, ठीक है, वो न्यूट्रल है, जितने भी मैटर है सब न्यूट्रल है, इसकी वजह से उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी मैटर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए जो ग्रेविटी है वो जितने भी टेरेस्ट्रियल फेनोमेना है वो सब पे डोमिनेट करती है, ठीक है, वहाँ पे ग्रेविटी काम करती है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देखिए जो तीसरा होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मैंने बताया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियस यानी कि जो एटम का नाभि जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, उसके अंदर के जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अपने अंदर क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करके बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जो भी न्यूक्लियस के अंदर की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको जोड़ के रखने वाली, यानी कि जो एटॉमिक के न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि जो और चार्ज पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर ये इनसे भी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती तो एक न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हो पाता, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती, अगर इसका नाम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नहीं होता, मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस नहीं होता, तो कैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा जितने भी फंडामेंटल फोर्स है उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, समझ में। ग्रेविटी से भी बहुत ज़्यादा गुना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से लगभग 100 गुना, 100 टाइम्स, ठीक है। इसी कारण है कि हम यही कारण होता है कि हाँ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो पाता है और एक न्यूक्लियस को ये बना पाता है, ठीक है। कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। अभी देखिए अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़े होते हैं। तो इसमें सोचिए जब प्रोटॉन भी रहते हैं बीच, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो जीरो है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव चार्ज हुआ उसके पास तो उसको जोड़ के रखने के लिए आपस में जो सबसे ज़्यादा ताकत चाहिए, ज़बरदस्ती किसी को जोड़ के रखना, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन के बावजूद भी वो जोड़ के रखते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, चलिए मैं डायग्राम एक बनाता हूँ कि जो ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देखिए, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर इसका जो रेंज होता है एक न्यूक्लियस के रेंज जितना होता है, डायमेंशन ऑफ एक न्यूक्लियस के डायमेंशन जितना होता है, न्यूक्लियस डायमेंशन, ठीक है, इसका रेंज होता है, मतलब ये इतने तक के काम करता है, ठीक है, इसका फोर्स इतनी दूरी तक काम करता है, लगभग ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, इतने छोटे स्केल पे होता है, ठीक है, माइनस मैंने लिख दिया है, ठीक है, माइनस नेगेटिव है, ओके, यानी कि नेगेटिव है यानी कि छोटी संख्या है, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के सराउंडिंग्स में, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, मैंने बताया इसका रेंज जब न्यूक्लियस तक होगा तो इलेक्ट्रॉन तक ये कैसे पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स से क्या रहता है, अनइफेक्टेड रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए जो चौथा होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कि होता है कमजोर नाभिकीय बल, ये और छोटे स्केल पे काम करता है, एक प्रोटॉन के डायमेंशन के रेंज में, सोच लीजिए ये होता है लगभग 10⁻⁻16 मीटर, सोच लीजिए कितना ज़्यादा कम रेंज पे काम करता है, बहुत ज़्यादा छोटे स्केल पे ये होता है, ठीक है, लेकिन इसलिए इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा गया है। बट लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वीक नहीं होता है, ग्रेविटी से तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ही होता है ग्रेविटी इसके कम, बट वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये एटम के बीटा डीके में देखने को मिलेगा, मतलब जब एक न्यूक्लियस क्या होता है, टूटता है, ठीक है, टूटता है तो उस समय ये हमें वहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स को वैसे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने में, इसलिए हमें तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझा देता हूँ।
ठीक है। अगर मैं इसे बताऊं कि वहाँ पे क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है उसके भी सब पार्टिकल्स होते हैं, मतलब और भी छोटे छोटे पार्टिकल, जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है, क्वार्क्स कहते हैं। तो उस हिसाब से जो वहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी चेंज हो सकता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है, ठीक है, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ दियर क्वार्क्स, क्वार्क्स के एक्सचेंज से। तो वहाँ पे जब ये क्वार्क्स चेंज होते हैं तो वो क्वार्क्स चेंज कौन करता है? उस क्वार्क्स को चेंज करने के लिए कोई तो एक होना चाहिए कैरियर, मतलब जिसे कहते हैं ना फोर्स, कोई फोर्स रहना चाहिए उसको वहाँ से यहाँ ले जाने में, तो वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एटॉमिक स्केल की बात हो रही है, मतलब वहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, इसलिए तो फंडामेंटल है ना। ग्रेविटी से कोई लेना देना, किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं उसका, किसी और फोर्स से, स्वतंत्र रूप से काम करेगा, इसलिए उसका, और सबसे स्मॉल स्केल पे है, इसलिए इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और ये एटम के बीटा डीके पे दिखाई देता है, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको? देखिए याद रखिएगा, ये कंबाइन के टाइम पे भी, यानी फ्यूजन एंड फिजन, न्यूक्लियर फिजन यानी कि न्यूक्लियर फिजन का क्या मतलब हुआ कि उसमें क्या होते हैं, टूटते हैं, और फ्यूजन का मतलब कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो फिजन और फ्यूजन दोनों के लिए है, मैंने एक के लिए भी बता दिया था, लेकिन याद रखिएगा गलती से बोल दिया कि दोनों के लिए है, ठीक क्लियर। ये दोनों प्रोसेस में टाइम देखने को मिलेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो से फंडामेंटल फोर्स के बारे में अच्छे नॉलेज मिल गया होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं और इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।